तो निखिल जी, सेठी सर, कमलेश सर, वेलकम टू इंडियन बिजनेस टीवी। स्वागत है नमस्कार। आप सभी का। नमस्ते। तो हम नमस्ते मार्केट के नमस्ते। बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले इंडियन मार्केट से शुरू करें। हम सेठी सर से शुरू कर सकते हैं। सेठी सर, आप इंडियन मार्केट के बारे में बताना चाहेंगे, आज मार्केट कैसा रहा, खास करके इलेक्शन के बाद कैसा परफॉर्मेंस रहा मार्केट का। मार्केट पिछले 5-6 दिन का मैं देख रहा था, पिछले 5-6 दिन का मार्केट कैसा रहा। जी। ये 27 तारीख से लेके मैंने देखा है 6 जून हम्म। तक। जी। इसमें मेन जो देखने लायक है वो था 2,500 पॉइंट बढ़ा था 31/5 को। हम्म। 73,961 था। और 3 जून को ये हुआ 76,468। तो करीब 2,500 पौने 3,000 पॉइंट बढ़ा था। और उसके बाद ये गिर के 72,079 हुआ। तो 4,300 400 पॉइंट गिरा। उसके बाद 72,000 से लेके अभी 2 दिन में ये 75,000 तक आया है। हम्म। तो करीब 3,000 पॉइंट बढ़ा है। तो अभी जहाँ से गिरा था हम्म। उसके आसपास आ गया, क्यों हाईएस्ट था 76,468। हम्म। जी। और अभी आ गया 75,074। हम्म। तो 1,000 1,200 1,200 1,300 पॉइंट का डिफरेंस है। वो हम्म। लगता है हम्म। कवर कर लेगा। जी। और खास तौर की जो एक बात है देखने लायक, पीएसयू बैंक के स्टॉक, पीएसयू बैंक के नहीं, पीएसयू म्यूचुअल फंड्स हम्म। एक साल में 100% बढ़ गए हैं कुछ म्यूचुअल फंड। हम्म। वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अभी लोग समझ रहे थे, सोच रहे थे कि अभी कैसे बढ़ेंगे। पीएसयू के थीम बेस्ड म्यूचुअल फंड हैं हम्म। जिन्होंने 100% से ज़्यादा रिटर्न दिया है। उनके नाम मैं बताता हूँ आपको क्या है। एक साल में। एक साल में। दैट इज वेरी गुड, वेरी कमेंडेबल। एंड आई तो थिंक इसके लिए भी पीएसयू, जी, प्लीज गो अहेड। या। दिस 5 फंड्स हैव गिवन एवरेज रिटर्न ऑफ 104%। वाओ। इसमें सीपीएससी ईटीएफ 121%, एसबीआई पीएसयू फंड 107%, इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड 104%, आदित्य बिरला पीएसयू इक्विटी फंड 100%, और आईसीआईसी प्रूफ पीएसयू इक्विटी फंड 88.49%। इससे पहले बैंक स्टॉक बढ़े थे पीएसयू के, वो इतने नहीं बढ़े हैं इस बार। बैंकिंग का मैं दिखाता हूँ। और सेठी साहब, आज समाचार में कुछ एलिगेशंस आए हैं कि एग्जिट पोल्स को रिक किया गया स्टॉक मार्केट में स्कैम करने के लिए। और ऐसे मेरे ख्याल से some statements have come from some quarters that the exit polls were rigged purposely so that the markets could be played. How much credence do you give to these allegations? अभी एक्चुअली क्या है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कोई कोई भी कुछ भी कमेंट कर रहा है। क्योंकि वैसा नहीं आया जैसा कि सबको अपेक्षित था। अभी बोले एग्जिट पोल का कॉन्सेप्ट ही खराब है, ये कॉन्सेप्ट रिलायबल नहीं है। और इतनी फोरकास्टिंग एजेंसी थी, मुझे तो कहीं ये लग रहा था एस्ट्रोलॉजर लोग इसमें घुस गए एग्जिट पोल में। जी। जी जी। जो फैक्ट शीट कमलेश जी को लेके आनी चाहिए थी, एग्जिट पोल का जितना विश्वास बढ़ता जा रहा था वो सब अ, चकनाचूर हो गया है। जी अभी अगले जी। अगले चुनाव से कोई एग्जिट पोल पे किसी पे विश्वास ही नहीं करेगा। उल्टा ही सोचेगा। क्योंकि उस हमारे। किसी जी एग्जिट पोल कैसे बनता है वो बताते नहीं है। जी इंडिविजुअल्स हैं जो फोरकास्टर्स हैं, इंडिविजुअल फोरकास्टर वो फोरकास्टिंग कर रहे हैं। एक एक जी। चैनल के अपने अपने फोरकास्टिंग वाले अलग अलग बैठे हैं। तो हर एक का तरीका अलग होगा तो रिजल्ट सेम कैसे आएंगे? सही हम्म। रिजल्ट आ ही नहीं सकते। तो आपको सर लगता है अभी कि अभी स्टडी, अभी जैसे कल मार्केट थोड़ा रिकवर हुआ, स्टडी था,
कुछ few hundred points it went up. Do you think the panic is over, the uncertainty is over, or you still see something happening in the next few days? पैनिक तो देखो, जब भी 4,000 पॉइंट गिरा था तब पैनिक था। अभी जी 3,000 ऊपर आ गया तो पैनिक नहीं है। जी वी आर ऑल सेल्फिश, हम देखते हैं कि हमारा अकाउंट जब तक सही चल रहा है तो ठीक चल रहा है। जी जी तो एक जो घबराहट थी, घबराहट तो नहीं है, लेकिन जी जल्दी कमाने की। ये मैंने इसलिए पीएसयू फंड्स का दिया, पीएसयू कंपनीज का दिया, कि लोगों को वहाँ इंटरेस्ट है जो शेयर बढ़ता है, जी जो इंडस्ट्री बढ़ती जी। है। जो गिरती है, जो नहीं बढ़ती है, उसमें किसी को इंटरेस्ट नहीं है, स्टॉक मार्केट वाले को। लेकिन सर इसमें एक मैं सवाल पूछूंगा आपसे कि पीएसयू स्टॉक्स है जो कुछ एनालिस्ट मोदी स्टॉक्स कहते हैं कि ये मोदी स्टॉक्स थे, क्योंकि प्रधानमंत्री ने इन नवरत्न जो है, जो पीएसयूज है, उनको काफी प्रोत्साहन दिया था, काफी सपोर्ट किया था। और उन्होंने फोकस किया था पीएसयूज पे कि ये एफिशिएंट हो जाए। और एक नया नया नाम निकाला था मोदी स्टॉक्स करके। और उसमें खास करके पीएसयू स्टॉक से इंडियन रेलवे है, और भी है, अलग अलग नाम हम के बता सकते हैं। तो आपको लगता है कि अगर सरकार, अब जो सरकार बनने जा रही है, क्या ये पीएसयू स्टॉक्स में जो स्ट्रेंथ जो दिखा पिछले एक साल में, ये बरकरार रहेगा, ये स्टडी रहेगा, या कुछ बदलेगा? क्या लगता है आपको? एक्चुअली ये इन्वेस्टरों का कितना विश्वास है तो गवर्नमेंट स्टॉक में, उस पर निर्भर करेगा। जी सरकार ने एक नीति बनाई थी हम्म, कि डिविडेंड, इन कंपनियों को बोला तुम ज्यादा से ज्यादा डिविडेंड दो। ये रिजर्व जी बना के बैठे रहते थे। जी और अभी अगर आप देखें, जो जिसको हम बोलते हैं क्रॉस बिजनेस, पीएसयू का जी पीएसयू के साथ जो बिजनेस है, वो कई कई हजारों करोड़, लाखों करोड़ों में हो रहा है। जी पहले पावर सेक्टर में गवर्नमेंट की कंपनी है, उसको प्रोजेक्ट लगाना था, कोई पैसा नहीं देता था। जी अभी फाइनेंस की भी वो कंपनी है, सरकार की ही है, उसको जी बोला दो इसको पैसा। पहले जी पैसा आता नहीं था। जैसे जी कोयला लेते तो कोई कोयले का बिल नहीं भरता था, जी कोई पावर का बिल नहीं देता था। अभी वो जी सब स्ट्रीमलाइन कर दिया है हम्म कि सबको पैसा जाएगा। तो अभी सब जो 100 करोड़ का प्लान बना रहे थे, वो 1 लाख करोड़ का बना रहे हैं। हम्म और प्राइवेट सेक्टर जैसे करता है कि उसके शेयर की बुक वैल्यू और शेयर प्राइस का कोई संबंध नहीं होता। बुक जी वैल्यू 50 रुपया, शेयर का भाव 5,000 रुपया है। और जी पीएसयू की हालत दूसरी थी, 5,000 रुपया बुक वैल्यू और शेयर का भाव 50 रुपया है। जी उधर एकदम विपरीत स्थिति थी। तो उसका बोला कि जब प्राइवेट सेक्टर की वैल्यू इतनी है, तो मोदी जी ने कहा कि फिर गवर्नमेंट सेक्टर की वैल्यू क्यों नहीं हो। जी उनका काम बिल्कुल। धंधा अच्छा किया, बड़े प्रोजेक्ट दिए, उससे सुधार आया, वैल्यूएशन बढ़े उनके। और अभी इन्वेस्टर को रिटर्न आया, तो अभी सब लोग पीएसयू ढूंढ रहे हैं। नहीं तो पहले मालूम नहीं था कि इसको कौन सी कंपनी पीएसयू है। अभी जिसको पूछो, गूगल पे सब सर्च यही हो रही है। 100% स्टॉक बढ़े हैं। अभी कौन सा बढ़ने वाला है 100%? हम्म। ये वो बेस छोटा था, सही बात है कि एक साल पहले बेस भी कम था, और अब बेस बड़ा है, सो तो इतना तो आप अनुमान नहीं लगा, एंटिसिपेट नहीं कर सकते हैं। उतनी उतने की आप अपेक्षा नहीं रख सकते। लेकिन क्या आगे चल के अपवर्ड स्विंग रहेगा, और क्या इसमें इन्वेस्ट करना, विल इट बी अ गुड, विल इट बी अ एक्चुअली क्या गुड? है कि आपको रियल वैल्यूएशन जी करना है। पहले तो डाइवर्सिफाई करना है, इंडेक्स फंड भी रखना है, पीएसयू भी रखना है। और हर साल तो कोई 100% बढ़ेगा नहीं, ये बात जी भी ध्यान में रखनी है। ज़्यादा लालच भी ठीक नहीं है। जी तो डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा अभी। जी गोल्ड भी काफ़ी बढ़ गया है। जी तो कहीं ना कहीं तो रोक लगेगी इनकी। जी जैसे पीएसयू बैंकों की रोक लग गई, अभी उतने नहीं बढ़ रहे हैं जितने पहले बढ़ रहे थे। जी जी तो बॉटम प्राइस देख के उसके हिसाब से चल रही है कि फर्दर ग्रोथ के चांसेस क्या हैं, वैल्यूएशन क्या हैं। हम्म और अभी स्थिति ये है कि प्राइवेट सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत कुछ सीख रहा है। टाटा हम्म ग्रुप ने, टाटा मोटर्स की कंपनी थी जो ईवी सेक्टर में है, और दूसरे सेक्टर में सब्सिडरीज थी, ये प्रमोटेड कंपनी थी। उन सबके हम्म इशू लेके आ रहे हैं। टाटा जी टेक्नोलॉजी का इशू लेके आए, जी और दूसरी कंपनियों के इशू ला रहे हैं। तो ये जो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, जब वो भी इशू ला रही है, बड़े बड़े साइज के इशू, तो
प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं लेके आए? हम्म। तो तो मेरे समझदारी ख्याल से से काम ये लेना पड़ेगा। ये अच्छा विश्लेषण है, शायद स्टडी हो गया है मार्केट, और आगे चल के इतना कोई घबराहट दिख नहीं रही। आज जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है वो उसमें भी कोई ज्यादा सरप्राइजेस नहीं है। इट्स टू अर्ली, अभी 2-3 दिन है, 9 तारीख को स्वेरिंग बता रहे हैं प्रधानमंत्री का, और तो उसके पहले क्या होता है 2-3 दिन में वो देखना जरूरी है। प्रिया जी, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बारे में क्या खबर है? सर एशिया ऊपर है। जापान इज अप, चाइना हल्का सा नीचे है। आज यूरोप भी ऊपर रहा। आज यूरोपियन सेंट्रल बैंक की मीटिंग थी और इंटरेस्ट रेट्स जो है वो उन्होंने घटाने शुरू कर दिए हैं, सो दे लोअर्ड बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो यूरोप ओके। इसलिए ऊपर है। और बैंक ऑफ इंग्लैंड की मीटिंग है बाय 28 जून, और रेट कट वहां भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि शायद हो सकता है। तो ओवरऑल यूरोप इज अप, एशिया ऊपर है। यूएस जो है वो कल हाई पे था, लेकिन आज थोड़ा एवरेज चल रहा है इस वक्त। डाउ जोन्स ऊपर है, अदर इंडेक्सेस एस&पी नैस्डैक हल्के से नीचे है। और रियल एस्टेट सेक्टर और हेल्थ सेक्टर जो है वर्स्ट परफॉर्मेंस है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर ऊपर है। सेम इन जापान, टेक्नोलॉजी सेक्टर ऊपर रहा, तो ओवरऑल मार्केट ऊपर है, इंटरनेशनल मार्केट। So that brings us to, I think, one very interesting subject that I would like to touch upon with Kamlesh Bhai. And of course, JP, you can come in with your views. Priya ji, you can come in with yours. तो जी, प्रिया जी ने बताया कि अभी रेट कट होना शुरू हो गया है यूरोप में, और शायद बैंक ऑफ इंग्लैंड की भी अपेक्षा है कि रेट कट होगा। लेकिन कुछ एनालिस्ट के हिसाब से जो रिजल्ट आए हैं भारत में पॉलिटिकल राजनीति के, उससे ये लग रहा है कि जो हॉकी स्टैंड है आरबीआई का वो कंटिन्यू रहेगा। और शायद जो डोविश स्टैंड होना चाहिए, शायद रिलैक्सेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट्स मे नॉट हैपन, largely because of the what is perceived as a weak Modi government, because of his reliance on two alliance partners, especially people like Chandrababu Naidu and Nitish Sri. कमलेश जी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक इंडिपेंडेंस के बारे में बहुत सालों से चर्चा चल रही है, कोई नई बात नहीं है। लेकिन राजनीति का जो एक प्रभाव जो होता है हर एक इंस्टीट्यूशन पे होता है, आरबीआई कैन नॉट बी एन एक्सेप्शन। तो आपके हिसाब से अभी जो गतिविधि चल रही है दिल्ली में राजनीति के दृष्टिकोण से, क्या उसका प्रभाव आरबीआई की आने वाले मीटिंग में जो होगी, उनकी पॉलिसी कमेटी जो मीटिंग होती है, और जो उनका जो रवैया था, जो उनका एक ट्रेंड निकला था पिछले 1-2 साल में, क्या उसके ऊपर क्या प्रभाव आ सकता है? और आपके अनुमान से आरबीआई क्या स्टैंड लेगी अभी, एंड खास करके कंसिडरिंग द sort of revise the new political environment that we are seeing India getting into in the next couple of years? आपकी क्या राय है? First of all, thank you, Nikhil bhai, for having me today on this interesting show. Okay, आरबीआई की पॉलिसीज के ऊपर जो आपका क्वेश्चन है, कुछ लोग ये बरसों से ये पूछ रहे हैं कि क्या आरबीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है कि गवर्नमेंट की एक विंग ही है। अगर ये क्वेश्चंस का आंसर है ना, मेरे पास यस एंड नो दोनों है। वो इसके लिए है, द रीजन आई विल टेल यू। रिजर्व बैंक is ultimately a part of government of India finance ministry, number one. Correct. Number two, RBI जो है, they themselves are not actually forming the economic policies of the country. The fiscal policies जो होती है, economic policies क्या होती है, that is formed by the government. Now, whatever the provisions, whatever the directions has been given into the fiscal policies in terms of, we can say, the presented in the financial budget of the central government. So that all becomes the guidelines for Reserve Bank of India to take the necessary steps. तो उस एंगल से देखें। और दूसरा एक एंगल कि आरबीआई के गवर्नर, आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर को भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, तो हम्म। उसमें भी गवर्नमेंट का रोल है। टू दैट हम्म। एक्सटेंट, एज आई सेड कि यस, ये गवर्नमेंट का एक बॉडी है, इंस्टीट्यूशन है। दूसरा मैंने आंसर नो इसके लिए किया कि लाइक मेनी इंस्टीट्यूशंस इन विद इन द गवर्नमेंट, दे हैव बीन गिवन
a complete freedom, independent है to take the necessary steps, frame the necessary policies and action, especially the monetary policy. अगर fiscal policy is a part of the central government finance ministry, तो monetary policies रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी. नाउ रिजर्व बैंक के पास मल्टीपल रोल है. आई वुड से कि जिसका मल्टीटास्किंग कहते हैं वो रिजर्व बैंक बरसों से मल्टीटास्किंग करके आ रही है. नंबर वन, रिजर्व बैंक प्रिंट्स द करेंसीज फॉर द गवर्नमेंट. नंबर टू, इट्स अ बैंकर्स बैंक. नंबर थ्री, they are the regulator for the Indian banking system. Number four, they are actually meets with the needs of fund for state and central government both. जब स्टेट राइट की और सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड इश्यू होते हैं तो आरबीआई इज राइट डूइंग ऑन बिहाफ ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. जी तो जी आरबीआई का जो मैंने रोल बताया उससे मैं ये कहता हूँ कि आरबीआई, मेरा आंसर यस एंड नो इसके लिए है. अब एक फर्क कहाँ हो जाता है आरबीआई के रोल के अंदर कि मान लीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये एक पॉलिसी बनी हुई है कि इस बार हम अपना इन्फ्लेशन का फिगर जो है दैट वी वांट टू कंट्रोल एट 5%. ये बजट में वो रखते हैं. बजट प्रेजेंट के टाइम के ऊपर भी जो फिस्कल डेफिसिट रह जाती है, नाउ वो फिस्कल डेफिसिट और गवर्नमेंट के डायरेक्टिव है, तो आरबीआई विल फ्रेम इट्स ओन पॉलिसी टू एंश्योर कि अगर उन्होंने ये डेडलाइन सेट की है कि 5% इन्फ्लेशन बने रहना चाहिए, उसके ऊपर जाना नहीं चाहिए, देन आरबीआई इंडिपेंडेंटली स्टार्ट टेकिंग द एक्शंस, फॉर्मिंग द पॉलिसीज. और जो उनके एक्शन होते हैं वी ऑल नो, वन इज द रेपो, रिवर्स रेपो रेट चेंज होते हैं, इंटरेस्ट रेट उनके हम्म चेंज होते रहते हैं, सीआरआर एंड एसएलआर उन लोग के बदलाव ला सकते हैं. और हम्म ये सारे चीजों को जब हम देखते हैं ना तो हम कह सकते हैं कि आरबीआई इंडिपेंडेंटली काम कर रही है. मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है उनका प्रत्यक्ष रूप से डे टू डे फंक्शनिंग में कोई रोल होता नहीं. जैसे हम कहते हैं ना कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो कंपनी के होते हैं दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ द बोर्ड, collective responsibility board की है, but still the independent director doesn't take part into the day-to-day affairs and business of the company. सेम जी फिर गवर्नमेंट का रोल होता है आरबीआई के लिए. तो जी आरबीआई की भूमिका, अब ये जो आपका आई विल कम टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि ना अब जब ये नई सरकार बनी है, सरकार नई बनी है लेकिन सरकार की थोड़ी स्थिति है वो बदल गई है, because it is जी now not a independent full-fledged majority government of one party. और जी निखिल जी आपने ये देखा होगा कि करीबन 30 साल के बाद, हम्म almost after 30 years, we saw हम्म a single party government. मतलब इन फॉर टेन बिटवीन जो ईयर्स कोएलिशंस का दौर चला और उससे इकोनॉमी को किस तरह से नुकसान हुआ आप भी जानते हो, क्योंकि when you work with the coalition partners you will never have a freedom to pursue your programs. Okay. करेक्ट Secondly, as I said yesterday, they will have to come together to form the minimum common program पे ही जाना पड़ेगा. अपने को या एजेंडा साइड में रहेगा, लेकिन जितने भी कोएलिशन पार्टनर है ना, मैं ये मानता हूँ निखिल जी कोई पॉलिटिकल जो इश्यूज हो गए ना, जैसे मान लीजिए कि सीए की भी बात हो रही है, मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात हुई, कर्नाटक गवर्नमेंट ने पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को ओबीसी में डाल दिया. तो उस जी तरफ के जो पॉलिटिकल रिलेटेड इश्यूज है उसके अंदर कुछ ना कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन जहां तक फाइनेंशियल मैटर्स होती है, पॉलिसी होती है ना, उसमें मुझे नहीं लगता कि एनडीए पार्टनर से ज्यादा कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि या जो मुझे लगता है पार्टी. सही बोल रहे हैं आप। और ये यहाँ पे थोड़ा इंटरप्ट करूंगा आपको कि अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड भी देखते हैं चंद्रबाबू नायडू का और नीतीश जी का, दोनों एनडीए के पार्टनर रह चुके हैं भूतपूर्व अलायंसेस में। और दोनों ने, मेरे ख्याल से नीतीश जी के पास रेलवे मिनिस्ट्री था और चंद्रबाबू जी का आई थिंक एक स्पीकरशिप था और शायद में फाइनेंस मिनिस्ट्री में रिप्रेजेंटेशन था। और दोनों मेरे ख्याल से प्रो कैपिटलिस्ट कह सकते हैं। आई डोंट थिंक दे लीन लेफ्ट ऑफ सेंटर टू मच। सो फॉर एग्जांपल अगर कम्युनिस्ट पार्टी होती तो एक तकलीफ हो सकती है कि भाई वो बिल्कुल. लेफ्ट लीनिंग है और यस. उनका एक कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो बीजेपी राइट लीनिंग है। तो आई थिंक ये सेंटर ऑफ slightly to the right of center parties है दोनों। और obviously there will be some issues about what you just mentioned, religious harmony and reservations for minorities and all that, which are all vote bank issues which one cannot do anything about, and that probably that conflict will continue। लेकिन अर्थव्यवस्था के हिसाब से मुझे लगता है आपका अनुमान बिल्कुल सही है कि इतना शायद कंटिन्यूटी का इशू होगा नहीं, क्योंकि दोनों जो अलायंस बड़े पार्टनर्स हैं वो शायद अलाइंड है
बीजेपी के थॉट प्रोसेस से एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न. Political ideology aside, you keep that aside, and maybe that can come in the way of a stable government. But I think next 1 or 2 years, at least for that period, till they test each other out again, and till Mr. Modi shows whether he is a leader who can carry partners in a minority government, which he has not done, have a experience so far. This is his first True. experience. तो ये देखना बहुत जरूरी है कि कहाँ तक ये सफल होता है. लेकिन जैसे आपने कहा अर्थव्यवस्था में कंटिन्यूटी होगी. जेपी, योर व्यूज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द आरबीआई एक्शंस, एंड आपको लगता है कि इंटरेस्ट का जो अभी दौर चला है उसमें थोड़ी कटौती आएगी? द आरबीआई विल, आई आस्क कमलेश भाई टू आल्सो आंसर दैट क्वेश्चन आफ्टर योर रिस्पांस. जेपी. ये नाम मात्र की होगी, 25 पॉइंट बेसिस का कुछ बात चल रही है जी. कि कुछ इतने मीटिंग्स में कोई परिवर्तन नहीं किया है, तो अभी उनको लग रहा है कि कुछ करना चाहिए, हम्म, तो उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा अर्थव्यवस्था पे. जी. एक बट ऑब्वियसली थोड़ा सा टेस्टिंग इम्पैक्ट, के लिए होगा. थोड़ा सा ऑप्टिकल इफेक्ट तो आएगा ही शायद मार्केट पे, अगर इंटरेस्ट रेट्स कम होते तो वो हैं तो मार्केट के लिए तो. पॉजिटिव सॉरी. रहेगा. जी बिल्कुल पॉजिटिव रहेगा. आई एग्री विथ यू. एंड कमलेश भाई, योर thoughts, will RBI maintain the interest rates, become more hawkish, become more dovish? What do you think? निखिल जी, इफ यू आस्क मी, नो, अभी जब ये सरकार 2 दिन के बाद शपथ विधि लेगी और सरकार अपनी पहला फुल फ्लेज बजट भी विल कम समवेयर इन द जुलाई ओनली, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले 2-3 महीने में तो आरबीआई इंटरेस्ट रेट के ऊपर कुछ भी कोई भी निर्णय लेगी, बढ़ाना हो कम करना Status कुछ भी, quo. या स्टेटस को मेंटेन होगा. और मुझे पर्सनली जिस प्रकार से अब इन्फ्लेशन की स्थिति है वो देखते हुए जी. मुझे नहीं लगता कि ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर या एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट फर्स्ट 1 और 2 क्वार्टर आरबीआई जी. इंटरेस्ट रेट को चेंज करेगी, मुझे नहीं लग रहा है उसमें. और निखिल जी. जी, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. मीडिया जी. में आप लोगों ने भी देखा होगा, लेकिन recently during the election process was going on, जी. in the month of May only, Reserve Bank has paid a dividend of 211,000 crore rupees to जी. the जी. central जी government. बिल्कुल. Yeah. जी. Now this जी. is almost the double which they have paid during the financial year 22-23. Quite तो रिजर्व, unprecedented. Yes. यस, सो ये एक मैं ये मानता हूँ ये एक अच्छा संकेत है, द वे द रिजर्व बैंक हैज पेड द डिविडेंड टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और एक निखिल जी, आपकी अनुमति है तो एक कमेंट और भी करूँ जिसका आपने उल्लेख किया था कि मार्केट के दिन जो सॉरी रिजल्ट के दिन जो मार्केट में मूवमेंट आई तो उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ होगा, कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होंगे. देखिए निखिल जी, इस प्रकार की चीजें हैं ना, वो कोई आज मार्केट में पहली बार नहीं हुई है. दिस हैज हैपेंड इन पास्ट आल्सो इन मेनी इलेक्शन रिजल्ट डे, वो हमने देखा है. और दूसरा जी. जो मैं जी. जी. हमेशा कहता हूँ कि जी. ये मार्केट जो है ना, जब ये मैं तो रिंग की बात कर रहा हूँ, जब रिंग में सौदे होते थे आज से 40-45 साल के पहले, तो जी. रिंग के सौदाओं में मार्केट में क्या होता था, जी. अफवाहों के बाजार पे ही तो जी. मार्केट जी. चलती जी. थी. तो बिल्कुल बिल्कुल. दिस मार्केट वाज ड्रिवन बाय द रूमर्स ओनली, एंड द मार्केट इज रनिंग ऑन द थियरी ऑफ ग्रीड एंड फियर. तो ये जी. जो चीज है ना, ये, और मैं आपको एक चीज और बताऊं निखिल जी, क्या हुआ है जी. कि इंडेक्स देख लीजिए, अगर आपका इंडेक्स जी. 75,000 के ऊपर है, नॉर्मल जी. डेज के अंदर डेली 1-1.5% का इंडेक्स का मूवमेंट होना ये तो परफेक्ट नॉर्मल है. ट्रेडिंग पैटर्न है. या. लेकिन इलेक्शंस के रिजल्ट एबनॉर्मल दिखता है ना, तो इस बार सेबी ने दोनों स्टॉक एक्सचेंज को बोल के रखा था कि इस मार्केट की भी एक सर्किट फिल्टर है, 10%, 15%. जी. तो ये जी. भी प्रोविजन कर दिया था कि चांसेस है कि या तो 10% मार्केट और ऊपर आ जाए, जैसे कहते जी. थे ना कि 400 पार, अगर वो 400 पार हो गए होते तो शायद उस दिन मार्केट 5,000 पॉइंट बढ़ा होता, और 10% की जी. अपर सर्किट लग गई तो मार्केट को 1 आवर के लिए होल्ड करना पड़ता. तो ये सिचुएशन जो जी. है ना, ये मैं नॉर्मल मानता हूँ ऐसे दिनों में जी. 5%, 7%, और ये सर्किट का 10% गिरना. लेकिन द जी गुड थिंग बिल्कुल. इज कि मार्केट हैज जी. रिकवर्ड वेरी वेल इन द लास्ट 2 जी. ट्रेडिंग सेशन. और जी. मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि आई एम वेरी वेरी बुलिश ऑन इंडियन स्टॉक मार्केट एंड इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो. हाँ, जी. मैं हमेशा कहता हूँ, उसको मैं कंसिस्टेंटली कहता हूँ मैं, जी. एंड आई विल रिपीट अगेन एंड अगेन कि ये मार्केट को अगर आप कैसीनो समझ के चल रहे हो कि 9:15 मार्केट खुलते ही कोई शेयर लिया और 9:20 को बेच दिया, तो उसके फ्यूचर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता. लेकिन अगर जी. आपने अच्छे रिसर्च बेस्ड अच्छे कंपनियों के स्टॉक पे पैसे डाले हैं और आपको उसको ग्रो करने के लिए टाइम दे रहे हो,
So you are a genuine investor, and your portfolio will give you multiple time returns in period to come. जी जी बिल्कुल। और मेरे ख्याल से एक इसकी टिप्पणी, एक राजनीति टिप्पणी करूंगा और इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम करेंगे प्रिया जी, कि अगर आप बीजेपी का रिजल्ट देखें to throughout the country, then I think this is one of the best shows in terms of having a national presence. So if you leave aside 240, 272, 302, the spread that BJP has got this year, this time, across the southern states, across the eastern states, across northern states, across western states, it is more evenly spread. अगर आप पहले देखो कि 303 में 70 सीट यूपी की थी और सारा एक नॉर्दर्न एक डोमिनेशन था और साउथ में कुछ भी नहीं था, तो इट डिड नॉट लुक लाइक अ नेशनल पार्टी। लेकिन आज अगर आप देखें 240 में भी अगर आप उसका एक थोड़ा सा एक मैं नेक्स्ट एक प्रोग्राम में आपको बोलूंगा कब हमें करना है, आप स्प्रेड देखिए इसका, इस पार्टी का। तो ट्रूली आई थिंक इन दिस इलेक्शन बीजेपी हैज शोन इट इज नॉट अ रीजनल पार्टी, इट इज नॉट अ नॉर्दर्न इंडिया हिंदी स्पीकिंग बेल्ट काउ बेल्ट पार्टी, it is actually a pan India party. I think that augurs well for the country, because if you have two national parties, one Congress and one BJP, and that is so essential for any strong political democratic country to survive, I think this is something which is a very good development. And you will see as Congress strengthens itself, क्योंकि उनका रिवाइवल भी बहुत क्लियर है, 99 सीट आ गए हैं, आगे चल के उनको भी थोड़ी बढ़त, they will also make gains. So I think a good strong two-party system which was lacking all throughout, because you saw Congress dominance till 1984. Then after 1984, you saw a whole host of alliances coming in. No other party as strong as Congress came in. There was always a khichdi, a whole, Bhelpuri type of a politics happening. But now with this development, I am very hopeful and I'm very bullish that the political scenario going forward in the next 10, 20 years, and if two of these big parties really stand up and do what they're supposed to do and be good ruling party or a good opposition, I think that's going to be very, very healthy for India. Because last 10 years we saw weak opposition. We also saw, I mean, everything that we saw, no point in repeating what we saw. But we saw what happened when the opposition is weak. And therefore now when you have a strong ruling party, you have a strong opposition, मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है। जैसे आईपीएल मैच होता है 20 ओवर का और लास्ट ओवर तक पता नहीं कौन जीतने वाला है, जब ऐसी स्थिति होती है, so it is very, very healthy for I think governance, from a governance perspective, because there are checks and balances in place. So with that limited comment, Priyaji, from my side on the political side, I think markets wise to both of you and JP are saying things are good, steady. Internationally also things are looking good at this point of time. So investors need not worry about any knee-jerk reactions coming from anywhere, hopefully, unless there's a black swan event again. So, would you like to conclude today's program? यस सर, जैसे हमने बात किया कि मार्केट स्टेडी है और इंडिया में भी मार्केट आज ऊपर रहा, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट भी ऊपर है। और यूएस में रेट कट जब नजदीक आएंगे उस वक्त हम वॉलेटिलिटी देखेंगे यूएस में भी, और इंडिया में भी शायद उसका असर नजर आएगा। अदरवाइज ऑल लुक्स गुड एट द मोमेंट। सेठी सर एंड कमलेश सर, अगर आप कोई क्लोजिंग कमेंट देना चाहें फर्स्ट। Closing comments. Yeah. नहीं, निखिल जी ने जो बताया ना कि द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, उसके ऊपर एक डिफरेंट शो करेंगे, जी डिटेल में बात करेंगे। लेकिन sure। मैं इतना कहूंगा कि विद दिस न्यू गवर्नमेंट, एज ऑफ नाउ आई डोंट सी एनी ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, कोalitions के अपने एक प्लस माइनस पॉइंट्स होते रहते हैं, हम्म लेकिन फिर भी बाई एंड लार्ज आई डोंट सी मच ऑफ अ प्रॉब्लम। हम्म और अभी तो हनीमून पीरियड चल रहा है, वी सेड करेक्टली, तो वेट एंड वॉच, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग। बट हम्म, इंडियन इकोनॉमी विल डेफिनेटली ग्रो, दैट आई कैन से। जी थैंक यू सर। JP. सेठी सर, आपके क्लोजिंग कमेंट्स। ये चिंता की कोई बात नहीं है कि पॉलिसी और सिस्टम सब प्लेस में है। और अभी ऑपोजिशन भी स्ट्रांग हो गई है, तो उससे भी एक कंट्रोल करने में सहायता मिलेगी। बिल्कुल। तो इससे लगता है कि शेयर बाजार और ज़्यादा मजबूत होंगे हम्म और इन्वेस्टरों को और अच्छे तरह से कमाने का मौका मिलेगा, लेकिन उसके लिए उनका विश्लेषण अच्छा होना चाहिए। अभी कमलेश जी ने बताया कि जो रिंग में अफवाहें चलती थी एक टाइम में, ऐसा था मार्केट में, तो जी किसने बोला कि हम्म। साहब ये इनसाइडर ट्रेडिंग जो करते हैं इनको रोक क्यों नहीं देते। बोला ये हम्म। इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ट्रेडिंग कौन करेगा। हम्म
30-40 साल पहले की बात है। That's an तो absolute में gem. लोगों को अवेयरनेस नहीं थी स्टॉक मार्केट की, ये जुआ घर है, Yes. ये है। तो कंपनियों वाले अपने शेयर तो खरीदेंगे बेचेंगे जिसको कुछ मालूम है, तो बोलते थे ये लोग क्यों ट्रेड करते हैं, तो बोले ये भी बंद कर देंगे तो करेगा कौन। बिल्कुल सही है. That's how the market has evolved, I think, and with so much of technology and transparency now, uh, it's a healthy market, and of course, there are always aberrations that happen, and one has to take that in your stride. Nothing is perfect in life. Absolutely. तो Great. सर, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, आज आपने ज्वाइन किया हमारे शो को। थैंक यू सो मच। Yes, नमस्ते। thank you very much.